हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए ये पूरा का पूरा सेशन एक मिलता है, जहाँ पे प्रति दिवस हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे कनेक्ट होते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी सेशन में जुड़ जाएं ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को यहाँ से कंटिन्यू किया जा सके। इसे विषय पहलू के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोच ने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके पेट मानना होता है। और इसी क्रम के साथ आज की क्लास की शुरुआत भी करते हैं। चलेगा। क्रम की जब बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, कुछ इस तरीके से जवाब देने का प्रयास करिएगा। बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश का ये वर्तमान नाम हमें कब प्राप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का ये जो वर्तमान नाम है ये हमें कब प्राप्त हुआ है। अगर इसकी बात की जाए तो 14 फरवरी 1950 को प्राप्त हुआ है, 24 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ है, 16 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ है, या फिर आप यहीं पे कह सकते हो 22 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ। मुख्यतः अगर देखा जाए तो आज हमारे यूपी में खास करके जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, वर्तमान नाम को लेकर के। अगर हम यूपी की बात करें तो परंपरा के अनुसार आप भी जानते हैं पुराने समय में बेसिक अगर देखा जाए तो जब हमारे यहाँ पे वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल का समय आता है तो उस टाइम पे हमारे प्रदेश को क्या नाम दिया जाता था? ब्रह्मर्षि देश की संज्ञा दी जाती थी। ब्रह्मर्षि देश या एक तरीके से ब्रह्मर्षि प्रदेश के रूप में नाम दिया जाता था, क्योंकि आप भी जानते हैं ये उत्तर प्रदेश जो है वो वर्तमान में कई सारे ऋषि मुनियों की तपोभूमि के रूप में चिन्हित है। यहाँ पे कई सारे ऋषि मुनि का निवास स्थल था या फिर उनके आश्रम वगैरह थे। यहाँ पे मुख्य रूप से जो परिवर्तन आता है वह परिवर्तन आता है एक समय के बाद जब हमारे यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश भारत की संकल्पना आती है। क्योंकि ब्रिटिश भारत से पूर्व तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जिनके जनपद या राज्य हुआ करते थे। लेकिन ब्रिटिश भारत जब हमारे यहाँ पे आया तो उसने क्या किया, समूचे भारत पे अपना कब्जा किया और उसको एकीकृत किया। तो इस दशा में एक बड़ा सा राज्य हमारे यहाँ पे कन्वर्ट होता है। और इस दशा में अगर देखा जाए तो एक संकल्पना हमारे यहाँ पे आती है 1833 में। 1833 की जब बात की जाए तो हमने क्या किया, बंगाल डिवीजन से, बंगाल डिवीजन की जब बात की जाए तो बंगाल डिवीजन से हमने खास करके ये जो आगरा प्रांत है, बंगाल डिवीजन की जब बात की जाए तो बंगाल डिवीजन से हमने क्या किया, आगरा प्रांत को अलग कर दिया। तो आगरा प्रांत की जब बात की जाए तो आगरा प्रांत को हमने क्या किया, अलग कर दिया। और यहाँ से ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इस विषय की शुरुआत हो जाती है कि हमने अब आगरा को अलग कर दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए तो यहीं से हमने क्या किया, एक नई शुरुआत करी। 1836 से हमने क्या किया, एक नया राज्य का गठन किया जिसको नाम दिया उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में। उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में एक नए प्रांत के संकलन के रूप में खास करके 1836 में एक नए राज्य की अवधारणा हमारे यहाँ पे जन्म लेती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर एक समय आता है 1877 का, जहां पे हमने क्या किया, इस उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ ही साथ इसमें हमने आगरा और अवध को ऐड कर दिया। अवध एवं आगरा की जब बात की जाए तो आगरा एवं अवध को भी ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही परिवर्तन की एक बड़ी संकल्पना हमारे यहाँ पे जुड़ती है सन 1902 में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको हमने नाम क्या दिया, अब इसको नाम दे दिया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो इस तरीके से आगरा एवं अवध की जब बात की जाए तो आगरा एवं अवध का हमने क्या बोला, इसे संयुक्त प्रांत नाम दे दिया। खासा इसके बाद हमारे यहाँ पे एक बड़ी संकल्पना जन्म लेती है जब भारत शासन अधिनियम आता है। तो भारत शासन अधिनियम जब आता है तो आप भी जानते हैं कि बेसिकली आप कह सकते हो कि पूरे भारत में जो ब्रिटिश भारत था वहाँ पे चुनाव वगैरह की परंपरा की बात की जाती है। और इस दशा में अगर देखा जाए तो 1937 के सापेक्ष में हमारे यहाँ पे नाम क्या हो जाता है, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का नाम संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यूपी जो आज हम जिस नाम से जानते हैं, लेकिन इससे पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। ये भी परिवर्तन हमारे यहाँ पे कब हुआ है, तो ये हुआ है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 की जब बात की जाए तो जो आपके यूपी का वर्तमान नाम है, आधुनिकतम नाम है उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश आज हमें वर्तमान में प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से 24 जनवरी की जब बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 जो है ये वर्तमान नाम के सापेक्ष हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा।
बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक संदर्भ और ध्यान रखिएगा, यूपी राज्य को लेकर के एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपी का पुनर्गठन। तो यूपी के पुनर्गठन की जब बात की जाए तो ये हुआ 1 नवंबर सन 1956 को। बेसिकली इसके बारे में हमने आपको कई बार स्टोरी बताई है कि एक हमारे यहाँ पे समिति गठित की गई थी और जो आंध्र प्रदेश राज्य था 1953 में भाषा के आधार पे बनाया गया। तो उसी आधार पे हम कह सकते हैं कि अलग-अलग राज्यों ने भी और डिमांड करनी शुरू कर दी। तो इस नाते हमने क्या किया, एक राज्य के लिए समिति गठित की और उस राज्य समिति ने ये बात कहा कि सारे राज्यों को एक क्रम में फिर से गठित किया जाना चाहिए। तो इसे नाते यूपी का भी पुनर्गठन हुआ है और ये हुआ है 1 नवंबर 1956 को। इवन अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन और आपसे कई बार पूछा गया है कि यूपी का वास्तविक स्वरूप की जब बात की जाए तो वास्तविक भौगोलिक स्वरूप जो है वह आपका प्राप्त हुआ है। तो वास्तविक भौगोलिक स्वरूप की जब बात की जाए तो ये कब प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है आपका 9 नवंबर। 9 नवंबर की जब बात की जाए तो 9 नवंबर सन 2000 की जब बात की जाए तो 9 नवंबर सन 2000 को प्राप्त हुआ है। क्योंकि आप भी जानते हैं 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड भी इसका एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसको हमने बांट करके क्या किया, अलग कर दिया। जहाँ पे आप भी जानते हैं कितने जिले, 13 उत्तरी जिले, ठीक है। तो 13 उत्तरी जिलों की जब बात की जाए तो 13 उत्तरी जिलों को काट करके एक नया राज्य आपका गठित किया गया, जिसको हम उत्तराखंड के रूप में नाम देते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है। आज वर्तमान में अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा माना जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा नाम दिया जाता है, और ये नाम सभी होता है लखीमपुर खीरी में, बागपत में, हापुड़ में या फिर आपकी बलिया। यूपी के किस एक लोकेशन से समित हो जाता है आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला की जब बात की जाए तो ये नाम समेत हमें देखने को मिलता है, यूपी का सबसे छोटा जिला। बेसिकली आप भी जानते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें किसको लेकर के, एरिया को लेकर के, अगर हम टोटल एरिया की बात करें यूपी का, जो हमारा पूरा यूपी का क्षेत्रफल है, तो आप भी जानते हैं कितना क्षेत्रफल है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो पूरे यूपी के क्षेत्रफल की जब बात की जाए तो पूरे यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और इस वर्ग किलोमीटर के सापेक्ष आपने सुना होगा देश के कुल भूभाग का, देश के कुल भूभाग की जब बात की जाए तो देश के कुल भूभाग का ये कितना धारित करता है, 7.33% धारित करता है। तो देश के कुल भूभाग का 7.33% क्या करता है, ये धारित करता है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, देश में राज्यों की कैटेगरी की जब बात की जाए तो इसका स्थान क्या आता है, तो राज्यों में स्थान की जब बात की जाए, राज्यों में स्थान, तो राज्यों में स्थान की जब बात की जाए तो राज्यों में इसका जो स्थान आता है वह स्थान आता है चौथा, ठीक है। तो क्षेत्रफल के मामले पे ये चौथा राज्य है। बेसिक अब आप कह सकते हो ये जब चौथा है तो बाकी 3 कौन है, तो आपको हमने कई बार बताया है, राजस्थान पहले स्थान पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। राजस्थान के बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है कौन सा, खास करके महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जब बात की जाए तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आपका तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपका उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, यूपी का क्षेत्रफल के मामले में चौथा स्थान है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो वैसे तो पूरे ओवरऑल यूपी का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं किसको लेकर के, जिला को लेकर के, क्योंकि वर्तमान में यूपी में कितने जिले हैं, तो आप भी जानते हैं 75। हालांकि कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं आप झूठ बोलते हैं, 76वां जिला बन चुका है कौन सा, महाकुंभ मेला। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो महाकुंभ मेला है ये परमानेंट जिला नहीं है, बेसिकली आप कह सकते हो एक अस्थायी जिला है, जिसमें आप जानते हो कि 4 तहसीलों को कनेक्ट करते हुए इसमें 67 जो गांव है उनको ऐड किया गया है, और ये 4 महीने के लिए आपकी अवस्थिति है, उसके बाद इसे स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये परमानेंट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बहरहाल ये 76वां जिला नाम दिया गया है। तो ये जो 75 जिले हैं, अब इस 75 जिले के सापेक्ष अगर हम बात करें किसको लेकर के, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार बात आता है सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़े की जब बात की जाए तो सबसे बड़े का नाम जो आता है वह कौन सा होता है, तो आप भी जानते हैं लखीमपुर खीरी, ठीक है। लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो लखीमपुर खीरी जो है वह यूपी का सबसे बड़ा जिला है। और यहीं पे बात आती है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा किसे नाम देते हैं, सबसे छोटा की जब बात की जाए तो उसका नाम आता है हापुड़ का, ठीक है। लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 7,680 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यहीं पे हापुड़ की जब बात की जाए तो हापुड़ का क्षेत्रफल कितना है,
660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हापुड़ का क्षेत्रफल होता है 660 वर्ग किलोमीटर और लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो 7680 वर्ग किलोमीटर, ये इसका पूरा क्षेत्रफल हो जाता है। हमने आपको कई बार बताया भी है, एक याद रखिएगा, खीर पूड़ी। ठीक है, तो खीर पूड़ी से आपको क्लियर हो जाता है कि खीर से आपका लखीमपुर खीरी हो जाता है और पूड़ी से आपका हापुड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा, राम महान है, राम महान है। तो राम महान है से क्या हो जाता है, रा से राजस्थान हो जाता है, माँ से मध्य प्रदेश हो जाता है और महा से क्या हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तरीके होते हैं इनको याद करने का। तो लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो लखीमपुर सबसे बड़ा हो जाता है। हापुड़ की जब बात की जाए तो हापुड़ सबसे छोटा हो जाता है। यहाँ का काफी फेमस है गढ़ गंगा मेला। ठीक है, गढ़ गंगा मेला की जब बात की जाए तो गढ़ गंगा मेला जो है ये यहाँ पे फेमस है। ग्रेन स्टोरेज की जब बात की जाए तो हमारी यूपी का एक ग्रेन स्टोरेज सेंटर जो है ये यहाँ पे आपको दिखता है। और इसी हापुड़ की जब बात की जाए तो इसी हापुड़ में आपने एक नाम सुना होगा एनडीआरएफ के बारे में। एनडीआरएफ की जब बात की जाए तो एनडीआरएफ की एक जो महिला बटालियन है, महिला बटालियन की जब बात की जाए तो एनडीआरएफ की महिला बटालियन भी यहाँ पे आपकी क्या की गई है, तैनात करी गई है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे की बात की तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पे कह सकते हो कि शासन होता है। ठीक है, अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो जो रूल का एक कॉन्सेप्ट है, रूल के कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे राज्यपाल जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, संवैधानिक प्रमुख का नाम दे देते हैं। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की जब बात की जाए तो इनको हम क्या बोलते हैं, सामान्य दशा में वास्तविक प्रमुख की संज्ञा दे देते हैं। इवन वास्तविक प्रमुख के अलावा अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है, किसे, कार्यपालिका, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपने नाम भी सुना होगा ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और क्या बोलते हैं, विधायिका। तो बेसिक अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री के बारे में भी आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री जो होता है वो सामान्यतः राज्यों में चुनाव होता है और चुनाव के उपरांत क्या होता है, एक व्यक्ति जिसको क्या हुआ है, बहुमत प्राप्त है, इसी बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है, यहाँ पे मुख्यमंत्री बना देता है। लेकिन बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है उसने क्या किया, यहाँ पे तो चुनाव किसी तरीके से जीत लिया और चुनाव के बाद हमारे यहाँ पे जो एक शासन चलना चाहिए वो संविधान के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने कहा कि संविधान क्या होता है, संविधान की किताब हम नहीं पढ़े हैं, हम शासन करेंगे अपने अनुसार। वही वाला सीन कि मेरा वचन ही है अनुशासन। हम अपने अनुसार अगर शासन करेंगे और अपने अनुसार जैसे हमें लोगों ने जिताया है हम उसके हिसाब से काम करेंगे, तो ये तो बात नहीं बेहतर होगी, क्योंकि राज्यों को स्थापित करने के लिए हमारे यहाँ पे संविधान है और संविधान एक नैतिक स्वरूप प्रदान करता है और उसी से ही हमारा सारा खाका, सारा ढांचा तैयार है। तो इसी नाते जब कोई व्यक्ति क्या करता है, संविधान से हट करके कार्य करना चालू कर देता है, तो इस बात को संज्ञान में लेकर के हमारे जो राज्यपाल होते हैं, इन राज्यपाल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के पास एक सूचना भेज दी जाती है कि महोदय आप नहीं जानते हैं, आप पूरे देश के प्रमुख हैं, आपके अंतर्गत पूरे देश का शासन किया जाता है, लेकिन एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वो जो संविधान की किताब है जिसके अनुसार पूरे देश में शासन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ये गलत तरीका हो रहा है। तो इन्होंने कहा ऐसी बात है, ऐसी बात है तो हम इसका विकल्प तलाशते हैं और ऐसा काम करते हैं कि ये जो यहाँ का मुख्यमंत्री है इसको हम पद से हटा देते हैं, क्योंकि भाई जब ये काम ही नहीं करा संविधान के अनुसार तो फिर रखने का क्या मतलब। तो हम इसको पद से हटा देते हैं और यहाँ पे आप कह सकते हो कि हम डायरेक्टली अपना शासन तब तक रखते हैं जब तक कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं मिल जाता ऐसे ही शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, मतलब फिर से चुनाव और चुनाव के उपरांत नई सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पे राष्ट्रपति सीधे तौर पे आप कह सकते हो अपना शासन लगा देता है। और इस व्यवस्था की जब बात की जाए तो ये व्यवस्था हमारी यूपी में कुल अब तक 10 बार लगाई जा चुकी है। 10 बार की जब बात की जाए तो 10 बार में खासा आपने सुना होगा, सबसे पहली बार जो लगाया गया था वो लगाया गया था 1968 में, और सबसे लास्ट की जब बात की जाए तो सबसे लास्ट या फिर अंतिम बार की जब बात की जाए तो ये लगाया गया था 2002 में। तो यूपी जैसे राज्य की जब बात की जाए तो यूपी जैसे राज्य में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। पहली बार 1968 में लगा था और आखिरी बार 2002 में लगा था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन के अनुसार खास करके अगर एक बात देखी जाए तो एक बात और आती है कि सबसे पहले कहाँ पे लगाया गया था, तो पंजाब की जब बात की जाए जिसको पुराने समय में पेप्सू नाम दिया जाता था, तो पंजाब में पहली बार लगाया गया था। देश में अगर कहीं पे पहली बार लगा था
तो पहली बार आपके पंजाब में लगाया गया था, क्योंकि हम देश को कॉन्सेप्ट लेते हैं कहाँ से, आज़ादी के बाद। तो 1947 के बाद पहली बार पंजाब में आपका लगाया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को खासा ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन के अनुसार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय पे राज्य का अधिकारी कौन होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो एक व्यक्ति आता है उसका नाम होता है राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल की जब बात की जाए तो राज्यपाल इस टाइम पे क्या हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होता है, तो यहाँ पे यही क्या करता है, शासन प्रशासन को संभालता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि यमुना नदी जो है वह उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। यमुना नदी की जब बात की जाए तो यमुना नदी यूपी में आपके प्रवेश करती है, लेकिन यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कहाँ से इसका प्रवेश होता है। अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो यमुना नदी जो प्रवेश करती है वह कहाँ से आपके प्रवेश करती है। बेसिकली आपके सहारनपुर से, गाजियाबाद से, मेरठ से, या फिर आपके मथुरा से। अच्छा, नदियों की अगर बात की जाए तो मथुरा जो है वो किसके किनारे स्थित है, ये यमुना के किनारे स्थित है, ठीक है। और मेरठ जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद आपके हिंडन के किनारे स्थित है। और सहारनपुर की जब बात की जाए तो ये आपके यमुना के ही किनारे स्थित है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब गाजियाबाद और मेरठ से तो इसका प्रवेश नहीं होता है, क्लियर है। मथुरा से प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि मथुरा थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। अगर हम कायदे से देखें तो मथुरा बिल्कुल नीचे अवस्थित है, आगरा, मथुरा, झांसी इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही नाम बचता है जिसको हम नाम देते हैं सहारनपुर। वर्तमान में जो सहारनपुर है यहाँ से इसका प्रवेश बिंदु होता है। खास अगर देखा जाए तो सहारनपुर के अंतर्गत ही एक नाम होता है फैजाबाद। तो फैजाबाद नामक स्थान की जब बात की जाए तो फैजाबाद नामक स्थान से क्या करती है, ये आपके प्रवेश करती है। विशेषता पहलू क्या होता है, तो यमुना के बारे में आपने भी सुना होगा। अगर हम इसके साक्ष्यों की बात करें तो आपने एक विषय सुना होगा, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुनोत्री ग्लेशियर की जब बात की जाए तो यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और खास करके अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, बंदर पूंछ की पश्चिमी ढाल, ठीक है। तो बंदर पूंछ की जब बात की जाए तो बंदर पूंछ की जो पश्चिम ढाल होती है, इसी पश्चिम ढाल से क्या होता है, इसका उद्गम आपको देखने मिलता है। तो बंदर पूंछ नाम की जो पहाड़ी है उसके पश्चिमी ढाल से इसका उद्गम होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, चूंकि इसी नाते इसको क्या नाम दिया जाता है, यमुना नदी नाम देते हैं। यमुना के अलावा इसका एक नाम और मिलता है काफी चर्चा में, कालिंदी। तो कालिंदी का भी नाम ध्यान रखिएगा। निकलने के क्रम में अगर देखा जाए तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है उत्तराखंड से। लेकिन उत्तराखंड की जब बात की जाए तो उत्तराखंड से निकलने के बाद ये क्या करती है, ये हमारी यूपी में प्रवेश करती है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो यूपी में जो इसका प्रवेश बिंदु है वह कौन सा होता है, तो यूपी में इसका प्रवेश बिंदु यही आपका सहारनपुर हो जाता है। आगे चल करके एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ विशेष नगर हैं जो इसके किनारे स्थित हैं, जैसे बागपत। बागपत के अलावा अगर देखा जाए तो हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर के अलावा अगर देखा जाए तो आपका इटावा है, ठीक है। इटावा के अलावा अगर देखा जाए तो आपका बांदा है, बांदा के अलावा आपका आगरा है, आगरा के अलावा आप कह सकते हो कि आपका मथुरा है, मथुरा के अलावा आप कह सकते हो कि यहीं पे जैसे दिल्ली भी आपका इसी के किनारे स्थित है। तो ये सब नाम आपके क्या हो जाते हैं, देख मिलते हैं। अंतिम में जाकर के ये क्या करती है, प्रयाग में पहुंच जाती है, और प्रयाग के सापेक्ष में ये कह सकते हो गंगा में मिल जाती है, क्योंकि प्रयागराज में संगम है। आजकल तो कुंभ के नाते आपने सुना भी होगा, काफी चर्चा का विषय है। बाकी अगर देखा जाए तो यमुना के बारे में एक चीज प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, यमुना की जब बात की जाए तो यमुना यूपी और साथ ही साथ हरियाणा की जब बात की जाए तो इसके बीच में क्या करती है, सीमा निर्धारण करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर हम अपने यहाँ पे बात करें किसको लेकर के, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है तो आपके यमुना नदी के सापेक्ष आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सहारनपुर से इसका प्रवेश बिंदु आपको देखने मिलता है, यमुना नदी। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो इसी सहारनपुर में एक बांध भी बनाई गई है, एक नहर निकाली गई है, जिसको हम नाम देते हैं पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। तो पूर्वी यमुना नहर की जब बात की जाए तो ये क्या मानी जाती है, पूर्वी यमुना नहर की जब बात की जाए तो ये हमारी यूपी की सबसे पुरानी नहर भी मानी जाती है, ठीक है। सबसे पुरानी नहर की जब बात की जाए तो सबसे पुरानी नहर जो है ये आपकी पूर्वी यमुना नहर मानी जाती है, जो कह सकते हो कि सबसे पुरानी, जिसे शाहजहां के द्वारा बनाया भी गया है। हाँ, केन बांधा के सापेक्ष में आपको देखने को मिलता है। जौनपुर की जब बात की जाए तो जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, जौनपुर की जब बात की जाए तो जौनपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। खासा अगर इसकी बात की जाए तो यमुना, यमुना के अलावा आप कह सकते हो कि गोमती, सरयू, या फिर आपके मंदाकिनी। कौन सी नदी है जो यमुना के सापेक्ष आपको देखने को मिलती है,
माफी, जौनपुर के सापेक्ष आपको दिख मिलती है। कौन सी नदी ऐसी है जो आपके कहाँ पे, जब हम बात करते हैं जौनपुर जिले को लेकर के। सबसे पहली बात अगर देखी जाए तो ये जो मंदाकिनी स्थित है, मंदाकिनी किसके किनारे पड़ता है? तो मंदाकिनी की जब बात की जाए तो मंदाकिनी आपको देख लेते हैं तो चित्रकूट के अंतर्गत। तो चित्रकूट की जब बात की जाए तो चित्रकूट मंदाकिनी हो जाता है। सरयू के किनारे कौन स्थित है? तो आज वर्तमान में जो आपका अयोध्या है, अयोध्या को हम सरयू के किनारे देख पाते हैं। यमुना के बारे में अभी हमने आपको बताया, जैसे आपका आगरा, मथुरा, इन सब की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाते हैं? यमुना के किनारे स्थित है। तो बचा कौन? यहाँ पे बचता है गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी की जब बात की जाए तो इसके ऊपर आपने देखा भी होगा, इसी पे क्या बना है? शाही पुल बनाया गया है। और ये शाही पुल किसके द्वारा? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया है। हमने आपको एक कहानी कई बार सुनाई है कि एक महिला थी जो सब्जी का व्यापार करती थी। क्योंकि जौनपुर नदी जो है, मतलब शहर जो है, उसके बीचों बीच से नदी गुजरती है, तो इस पार से उस पार जाने के लिए नौका प्रयोग करना पड़ता है। तो सीन क्या था कि महिला जो थी वो दूसरे तरफ गई थी अपना सब्जी सौदा बेचने के लिए, और लौटते समय कह सकते हो कि जैसे आज का मौसम है, घड़ी देखा तो उसने कहा अच्छा 5 बज रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि अंधेरा हो चुका है। तो अपने सौदे को बेचने में काफ़ी व्यस्त थी, और जब लौट के आती है तो देखती है कि नौका तो चली गई, अब अंधेरा चारों तरफ छाट गया है। तो उसी टाइम पे अकबर अपने मंत्री के साथ दौड़ते हुए, कह सकते हो कि मतलब दौरा कर रहे थे जौनपुर नगर का। तो वहाँ पे वो महिला रोना और बिकल रखना चालू कर देती है, क्योंकि आप भी जानते हैं महिलाओं की स्थिति थोड़ा-सा इस मामले में अलग होती है। पुरुष कहीं पे भी बाहर रह ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिला नहीं रह सकती है। तो यहाँ पे जब अकबर पहुँचते हैं, महिला को दुखी देखते हैं, तो ये पूछते हैं कि आखिर सीन क्या हुआ? क्या दिक्कत हुई? आप बताइए, हम उस बात को दूर करते हैं। तो उसने कहा, क्या दूर करोगे? किस मामले में दूर करोगे? यहाँ पे जो एक राजा है, वो इतना निकृष्ट है कि उसके मंत्री लोग पैसा वसूल रहे हैं। कह रहे हैं कि हम यहाँ पे मस्जिद बनाएँगे। जबकि उन्हें नहीं पता कि आने-जाने में कितनी समस्या होती है। अब हम इस पार फँसे हुए हैं, उस पार कैसे जाएँ? इस बात को अकबर बड़ा गंभीरता के साथ समझता है, उसे सुनता है, और उसने तुरंत उस अपने साथ में हुए मंत्री को आदेश देता है कि जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ है मस्जिद के नाम पे, उसको आप पुल बनवाने में इस्तेमाल करिए। तो इसी कहानी से प्रेरित होकर के ये शाही पुल बनाया गया। इवन अगर देखा जाए तो उस पे कह सकते हो कुछ ऐसी संरचनाएँ भी बनाई गई हैं कि अगर कोई सौदा बेचने वाला, बेसिकली जैसे दुकान की गुमटी नहीं होती है, उस टाइप की संरचना उसमें बनाई गई है, ताकि पुल पे ही बैठ करके व्यक्ति क्या करे? अपने सौदे को भी बेच पाए। तो ये शाही पुल अकबर के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया है। वैसे अगर गोमती की बात की जाए तो गोमती के बारे में आपने नाम सुना होगा। एक नाम आता है फुलहर झील। फुलहर झील की जब बात की जाए, फुलहर झील या जिसको हम क्या बोलते हैं, गोमत ताल की संज्ञा देते हैं। तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है पीलीभीत जिले में। तो पीलीभीत जिले की जब बात की जाए तो पीलीभीत जिले से ये आपका फुलहर झील या गोमत ताल पड़ता है। वहाँ से ये नदी आपकी क्या करती है? निकलती है। और नदी निकलने के क्रम में 3 महत्वपूर्ण शहर खास करके ध्यान रखिएगा। एक का नाम है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के अलावा एक का नाम है जौनपुर, और जौनपुर के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम है लखनऊ। आपके उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, वह 3 शहर क्या हैं? इस नदी के किनारे स्थित हैं। और आगे चल कर के आपने सुना भी होगा, खास करके जौनपुर के बाद ये क्या करती है? गाजीपुर जिला। तो गाजीपुर जिले की जब बात की जाए तो गाजीपुर जिले में जा कर के एक लोकेशन पड़ता है कैथी, और इसी कैथी की जब बात की जाए तो इसी कैथी में क्या करती है? गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है? तो गंगा नदी में इसका क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसी कैथी में ही आपने नाम सुना होगा, एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको हम नाम देते हैं मार्कंडेय महादेव मंदिर। तो मार्कंडेय महादेव मंदिर की जब बात की जाए तो ये मंदिर यहाँ पे आपको दिख मिलता है। मार्कंडेय महादेव मंदिर कौन है? तो बेसिकली आपने सुना होगा, एक मार्कंडेय नाम के ऋषि थे, जिन्होंने क्या किया है, आज जिस एक हम खास करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, उसी का इन्होंने क्या किया है, बेसिकली कह सकते हो शुरुआत किया था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, इसी पीलीभीत के अंतर्गत गोमती नदी के सापेक्ष में यहाँ पे आपको चूखा या चूका, ये बीच आपको देखने मिलता है। ठीक है? तो चूखा या फिर चूका बीच की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आपको दिख मिलता है? ये आपके इसी पीलीभीत में दिख मिलता है। इस चीज़ को भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो गोमती की जब बात की जाए तो गोमती नदी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। गाजीपुर की जब बात की जाए तो इसकी उपमा किस रूप में देखने मिलती है? काशी की बहन कही जाती है। काशी की बहन की जब बात की जाए तो काशी की बहन के रूप में नाम दिया जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम जौनपुर की बात करें तो जौनपुर को क्या कहा जाता है? जौनपुर को एक नाम दिया जाता है, खास करके पूरब का सिराज। क्या बोलते हैं? पूरब का सिराज। पूरब का सिराज हमारे यहाँ पे जौनपुर को कहा जाता है। तो पीलीभीत को क्या बोलते हैं? बांसुरी नगरी। ठीक है? लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर। ऐसे कई सारे नगरों के आपके उपमाएँ देखने मिलती हैं।
नाम आता है कि प्रदेश में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, बेसिकली जिसको हम सोनाकर की पहाड़ी कहते हैं, वह आपके यूपी में किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, यूपी की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर की पहाड़ी, ये कैमूर की जब बात की जाए तो कैमूर श्रृंखला में आपको देख मिलता है। लेकिन वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान में ये कहाँ से देखने मिलता है? 5 जनवरी को एग्जाम है गुरु, एक वीडियो। हाँ, हमने इसके लिए प्लान कर रखा है, ठीक है। और कह सकते हो कि बेसिकली अभी कुछ बच्चों का एक्स-रे टेक्नीशियन वगैरह का भी है 15 तारीख को लगा हुआ। तो देखते हैं, इसका संकलन हम आपको 1-2 दिन में डिलीवर कर देंगे, ठीक है। जो भी होगा, घंटे 2 घंटे की जो भी क्लास होगी, इवन हम देखते हैं ना होगा उस क्लास को, अगर ऐसा सीन होगा, लंबी भी होने वाली होगी, तो उसे ना होगा 8 बजे से ही कर लेंगे और उसको हम जल्द से जल्द आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। हमें लगता है 1 या 2 दिन, मतलब अंतिम लक्ष्य तो हमारा ये है कि कल उसको हम कर लें, कुछ कलेक्शन हमने कर लिया है और कल अगर नहीं हो पाता किसी कारण से तो परसों तो 110% आपका करा ही देंगे, ठीक है। हम अब संडे का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि फिर संडे में कोई ना कोई कार्य आ जाता है तो फिर ये बाधित हो जाता है। हम सोच रहे थे पिछले संडे को कराने का, लेकिन फिर सीन वही हो गया तो वो एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो अब हम संडे का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन हम 1-2 दिन में उसका क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जवाब दीजिए और एक काम ज़रूर करिएगा, ये आपसे ज़रूर अपेक्षा होती है कि अगर आप इस सेशन में जुड़े हैं तो सेशन को भी लाइक कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा कर लें। और ये तो बात सही है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका जवाब क्या हो जाएगा? आज यूपी जैसे राज्य की जब बात की जाए तो यूपी राज्य में खास करके जो एक नाम देख मिलता है, उस नाम की जब बात की जाए तो उस नाम को हम प्रमुखता से देख पाते हैं। इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम को हम प्रमुखता से देख पाते हैं। क्या नाम हो जाता है? तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कुछ अलग-अलग लोकेशन में पहाड़ियों के संदर्भ देखने को मिलते हैं। जैसे पहाड़ियों की जब बात की जाए तो ये जो उत्तर का हिस्सा है, यहाँ पे कौन-सी है? तो ये हिमालय की श्रृंखला है। लेकिन हिमालय की जो श्रृंखला है, ठीक है? अगर हम हिमालय की श्रृंखला की बात करें तो हिमालय की श्रृंखला में खास करके आप कह सकते हो हिमालय में 3 प्रकार के हिमालय हैं। आपने सुना भी होगा, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और फिर आपका शिवालिक श्रेणी। तो हमारे यहाँ पे जो खास करके श्रेणी है उसको हम बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। इवन शिवालिक श्रेणी भी हमारे यहाँ पे नहीं है। शिवालिक श्रेणी की जब बात की जाए तो शिवालिक श्रेणी नेपाल में है। हमारे यहाँ पे इसकी तलछटी है, ठीक है। तो अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो शिवालिक श्रेणी की जो तलहटी है वो हमारे यहाँ पे होता है। संडे को एग्जाम है। हाँ, बिल्कुल परेशान मत होइए, उससे पहले हम बोल रहे हैं ना, मतलब आज तो नहीं होगा लेकिन कल या परसों में हम करवा ही देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। जो आपका एक विश्वास है उसके लिए आप परेशान मत होइए, कल और परसों बस समय दे दीजिए। शिवालिक श्रेणी की जब बात की जाए तो शिवालिक श्रेणी की तलहटी यहाँ पे हो जाती है। ये जो रीजन होता है अगर इसकी बात की जाए तो इसको हम किस रूप में देखते हैं, तो इसको आपने देखा होगा विंध्यन श्रेणी नाम देते हैं। जो खास करके आपका दक्षिण का पठार है उसको हम विंध्यन श्रेणी के रूप में नाम देते हैं। इसी विंध्यन श्रेणी का ही विस्तार होता है यहाँ पे ये वाला हिस्सा, जिसको हम कैमूर श्रेणी के रूप में नाम देते हैं। आपने कई बार नाम सुना होगा कैमूर वन्यजीव विहार। तो कैमूर वन्यजीव विहार है ये आपके मिर्जापुर में पड़ता है, जहाँ पे हिरन वगैरह आपके पाए जाते हैं। इवन हमने कल परसों में आपको आंकड़े भी बताए थे कि भालू की संख्या सबसे ज़्यादा है। 105 भालू आपके इसी कैमूर वन्यजीव विहार में पाए गए हैं काउंटिंग के आधार पे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो इसी कैमूर श्रेणी के अंतर्गत ही क्या होता है, ये आपकी सोनाकर की पहाड़ी अवस्थित है। तो सोनाकर पहाड़ी की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति कहाँ पे हो जाएगी? मिर्जापुर सोनभद्र जिले के अंतर्गत। तो मिर्जापुर सोनभद्र में ये कैमूर श्रृंखला आपको दिख मिलती है। इवन ये बात हो जाती है सबसे ऊंची पहाड़ी को लेकर के, लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे ऊंचा बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु, तो ये विषय कौन होता है? सबसे ऊंचा बिंदु की जब बात की जाए तो यह नाम आपको दिख मिलता है यहाँ पे। और इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? कामोत बिंदु। तो कामोद बिंदु की जब बात की जाए तो कामोद बिंदु नाम ध्यान रखिएगा, यह हमारी यूपी का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। तो दोनों चीजों को अलग रखिएगा। खास करके सबसे ऊंची बिंदु की जब बात की जाए तो कामोद बिंदु है जो सहारनपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। और कैमूर श्रेणी में ये आपका मिर्जापुर सोनभद्र में सोनाकर की पहाड़ी आपको दिख मिलती है। इवन इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे बहुत पहाड़ियों का विस्तार तो नहीं है, लेकिन 1-2 पर्वत जरूर आपको दिख मिलते हैं। जैसे हमने कई बार आपको बताया है ये जो अयोध्या रीजन है, तो अयोध्या में आपको मणि पर्वत देख मिलता है। मणि पर्वत जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये आपके अयोध्या में है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने यहीं पे नाम सुना होगा किसके बारे में? चित्रकूट के बारे में। तो चित्रकूट की जब बात की जाए तो चित्रकूट में कौन है? चित्रकूट में आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे खास करके, अरे उस पहाड़ को क्या नाम देते हैं? कामदागिरी।
कामदागिरी श्रेणी की जब बात की जाए तो कामदागिरी श्रेणी की जब बात की जाए तो आपके इसी चित्रकूट में पड़ता है। इवन यहीं पे आपने नाम सुना होगा गोवर्धन मथुरा, तो मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा में गोवर्धन पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये छोटे-छोटे पहाड़ियों के अवशेष हैं, बहुत बड़ी श्रृंखलाएँ नहीं होती हैं। कह सकते हो एक सिंगल-सिंगल पहाड़ी के रूप में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे मणि पर्वत अयोध्या में पड़ता है, गोवर्धन पहाड़ी मथुरा में पड़ती है, कामदागिरी चित्रकूट में पड़ता है और बाकी तो विंध्य श्रेणी आपके दक्षिण में स्थित है और शिवालिक श्रेणी आपके उत्तर में स्थित है। हाँ, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में, ये उत्तर में है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि शिवालिक श्रेणी कहाँ पे स्थित है तो ये उत्तर में है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है तो दक्षिण में, तो दक्षिण में आप ये कह सकते हैं कि विंध्यन श्रेणी कैमूर श्रृंखला ये आपके दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो मिर्जापुर सोनभद्र में ये कैमूर श्रेणी की आपके पहाड़ियाँ देख मिलती है और यहीं पे क्या है, यहीं पे हमने पीछे बताया था कैमूर वन्यजीव विहार। और इस कैमूर वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो इसी कैमूर वन्यजीव विहार में ही अभी आपने देखा था सर्वाधिक भालू पाए गए थे मतलब प्रदेश के सर्वाधिक जो भालू हैं वह आपके यहाँ पे पाए गए थे। कितने? खास करके 105 संख्या की जब बात की जाए तो 105 की जब बात की जाए तो 105 भालू जो थे वह आपके यहाँ पे पाए गए थे, ठीक है। 105 की जब बात की जाए तो आपको नाम देखने को मिल जाता है। अरे यार क्या, 105 की जब बात की जाए तो 105 भालू यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है किसको लेकर के कि प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। आपके यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के किस जिले में सबसे कम वर्षा आपको देख मिलती है। बेसिक अगर देखा जाए तो ये नाम समित हो जाता है किसको लेकर के, खास करके आप कह सकते हो कि झांसी, बलिया, मथुरा या फिर सहारनपुर। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत खास करके क्या होता है, उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा आपको देख मिलती है, सबसे कम वर्षा आपको देख मिलती है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आज बरसात की अगर बात की गई तो बरसात को लेकर के ये दो विषय आपको क्लियर होने चाहिए कि हमारे यहाँ पे बरसात होती कैसे है। तो पहला विषय तो आपने देखा होगा कि पहला विषय जो होता है बरसात को लेकर के, ये हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है और ये मानसूनी वर्षा नाम दी जाती है, मानसूनी वर्षा के रूप में नाम दिया जाता है। और ये मानसूनी वर्षा हमारे यहाँ पे कब होती है, जब मानसून आता है अर्थात जुलाई में। तो जुलाई में ये हमारे यहाँ पे बरसात होती है। खासा ये बरसात आपके चूंकि पूरब से आती है हवाएं, तो इस नाते इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वा नाम दे देते हैं, ठीक है। तो पूरब से आने वाली हवा के कारण इसको पूर्वा नाम दिया जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तो चह पे पहुंचती हैं, सबसे पहले यहाँ पे पहुंचती हैं, अर्थात गोरखपुर रीजन की जब बात की जाए तो गोरखपुर रीजन में ये सबसे ज्यादा बरसात कराती हैं, 184.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 184.7 सेंटीमीटर की जब बात की जाए तो ये यहाँ की कुल बरसात कराती हैं। चूंकि ये मानसूनी हवाएं फिर आके आपकी बढ़ती जाती हैं और इस दशा में अगर देखा जाए तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे बहुत कम बरसात आपकी होती है। क्या रीजन होता है? मथुरा। तो मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर, 54.4 सेंटीमीटर की जब बात की जाए 54.4 सेंटीमीटर मथुरा में सबसे कम बरसात आपको देखने को मिलती है। तो पहली बरसात का जो स्वरूप होता है जिसे हम मानसूनी वर्षा के रूप में नाम देते हैं, जुलाई में ये आपको देख मिलती है, खास करके पूर्वा इसे नाम देते हैं। मूलतः इस बरसात के संदर्भ की जब बात की जाए तो बिल्कुल आपने सही कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून इसे नाम दिया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए क्या करती है, हमारी यूपी में प्रवेश करती है। ये तो पहला संदर्भ होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बरसात हमारे यहाँ पे और होती है और ये होती है ठंड माह में। ठंड माह की जब बात की जाए तो ठंड माह में जो होती है वो होती है किसके माध्यम से, दक्षिणी विक्षोभ के माध्यम से, सॉरी पश्चिमी विक्षोभ की जब बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से। क्योंकि आप भी जानते हैं सर्दियों में खास करके जो भूमध्य सागर है वहां से उठने वाली ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है हिमालय से होकर के टकराती है और हिमालय से होकर के टकराती है, तो इस दशा में क्या होता है, ये इस हिस्से में खास करके ये वाला जो रीजन है यहाँ पे थोड़ी बहुत बरसात कराती है। तो ठंडी में अगर देखा जाए तो कुल बरसात का लगभग लगभग 10% हिस्सा जो होता है वो यहाँ पे बरसात यहाँ पे होती है। और मानसून की जब बात की जाए तो मानसून से हमारे यहाँ पे कितनी वर्षा हो जाती है, करीब करीब 80% बरसात हो जाती है, ठीक है। तो मानसून से हमारे यहाँ पे टोटल बरसात का 80% बरसात होता है, जबकि सर्दियों की जब बात की जाए तो ये पश्चिम हिस्से में बरसात होती है और ये 10% आपकी बरसात होती है। ये बरसात थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है,
क्योंकि अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पे इस समय में रबी फसल लगाई गई होती है और रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। रबी फसल की जब बात की जाए तो रबी फसल के लिए क्या होती है, ये आपके महत्वपूर्ण होती है, जिसमें खास करके आप कह सकते हो जैसे गेहूं की फसल, अभी वर्तमान में जो गेहूं की फसल है वह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। और जुलाई के समय पे हमारी चावल की फसल लगती है, तो चावल की फसल के लिए क्या होती है, ये बढ़िया हो जाती है। तो सबसे कम बरसात आपके मथुरा में होता है। कहा जा रहा है कि भारत देश का 53वां टाइगर रिजर्व ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ये 53वां जो टाइगर रिजर्व आपका स्थापित किया गया, रानीपुर टाइगर रिजर्व, अगर इसकी बात की जाए तो ये किस जिले में स्थित है, टाइगर रिजर्व? हाँ, मावट भी से नाम देते हैं। क्लियर? बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम आपको देखने को मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत खास करके ये नाम स्थित होता है। 53वां टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो 53वां टाइगर रिजर्व यह नाम आपको देखने को मिलता है। 53वां टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो 53वां टाइगर रिजर्व यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। अभी आपने नाम सुना होगा, पिछले दिनों में एक नया टाइगर रिजर्व आपका अनाउंस किया गया था 56वें नंबर का, जिसे नाम दिया गया था गुरु घासीदास, गुरु घासीदास तामोर, तामोर पिंगला। खास करके ये आपका एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कहाँ से समित है, छत्तीसगढ़ से समित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य से इसको आपका शामिल किया गया था 56वें नंबर का। और लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम हमारे यूपी में ही एक आवाज आ रही है, हेलो हेलो, हाँ। तो अभी लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के इतर हमारा जो पड़ोसी है मध्य प्रदेश, वहां से एक टाइगर रिजर्व अनाउंस किया गया था और वो था 57वें नंबर का, जिसको नाम दिया गया था राता पानी। क्या बोलते हैं, राता पानी की जब बात की जाए तो राता पानी टाइगर रिजर्व जो है यह आपका इसमें शामिल किया गया। तो राता पानी टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो यह इसमें शामिल किया गया है इस लिस्ट में। तो आज भारत में क्या हो गए हैं, 57 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। और लेटेस्ट अगर देखा जाए तो लेटेस्ट आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश का ये जो रातापानी टाइगर रिजर्व है ये 57वें नंबर का टाइगर रिजर्व हो जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूपी में कितने हो जाते हैं, यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में आप कह सकते हो कि वर्तमान में जो हमारे यहाँ पे संबंधित होता है वह कितने होते हैं। तो यूपी में आप कह सकते हो यूपी में 4 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हैं। कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो एक नाम आपने सुना होगा दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति क्या है, इसकी अवस्थिति है लखीमपुर खीरी जिला। तो लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो लखीमपुर खीरी जिले में इसकी अवस्थिति देख मिलती है। दुधवा के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम आता है किसका, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वह आपको देख मिलता है। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति क्या है, ये बिजनौर में पड़ता है, बिजनौर में इसकी अवस्थिति देख मिलती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, नाम आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो जाता है। आज वर्तमान में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति क्या है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है यह हमें देख मिलता है हमारे यूपी के सापेक्ष में। खास करके अगर इसकी बात की जाए तो इसकी अवस्थिति कहाँ पे होती है, तो ये आपके नाम से ही पता चला है, पीलीभीत जिले में। तो पीलीभीत जिले की जब बात की जाए तो पीलीभीत जिले में इसकी अवस्थिति होती है। अभी वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान में ये जो चौथा आपका अनाउंस किया गया वो कहाँ पे, तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में अनाउंस किया गया। और इस रानीपुर टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे, यह आपके चित्रकूट जिले में अनाउंस किया गया। ठीक है, तो चित्रकूट जिले की जब बात की जाए तो चित्रकूट जिले में इसको अनाउंस किया गया था लास्ट टाइम। हालांकि अगर देखा जाए तो राज्य सरकार ने प्रबंधन किया है कि जल्द ही आपके यूपी का 5वां अनाउंस किया जाएगा और इसका नाम होगा सुहेलवा टाइगर रिजर्व। तो सुहेलवा टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो सुहेलवा टाइगर रिजर्व के रूप में इसको अनाउंस किया गया है।
और इसकी जब बात की जाए तो जो आपका बलरामपुर, बहराइच, गोंडा ये रीजन है, यहाँ से इसका संबंध आपको देखने देगा। ठीक है, तो बलरामपुर से बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, इन सब की जब बात की जाए तो ये सब इसमें क्या हो जाएंगे, आपके शामिल हो जाएंगे। तो सुहेलवा आने वाले समय में क्या होगा, हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक नया हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ईयर की जब बात की जाए तो दुधवा टाइगर जो आपका बनाया गया था वो बनाया गया था 1977 में। ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो ये बनाया गया था आपके कब, ये बनाया गया था 2010 के 10-11 में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो ये 2014 में आपका अनाउंस किया गया। और रानीपुर टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो ये पिछले क्रम में आप कह सकते हो कि ये 2022-23 में अनाउंस किया गया। ठीक है, और सुहेलवा तो अभी आपका है हाल फिलहाल में, मतलब 2024 की जब बात की जाए तो इसमें अनाउंस किया गया, लेकिन ऑफिशियल तरीके से अभी आपका स्थापित नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी चित्रकूट में क्या है, रानीपुर टाइगर जब आपको दिख मिलता है। इसी चित्रकूट की जब बात की जाए तो यहीं पे आपको सबरी जलप्रपात दिख मिलता है। सबरी जलप्रपात की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है। अच्छा, टाइगर के लिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा 29 जुलाई, ये किस सापेक्ष आपका आयोजित किया जाता है, तो 29 जुलाई की जब बात की जाए तो ये टाइगर डे के रूप में आयोजित किया जाता है। ठीक है, टाइगर डे। और यहीं पे अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, टाइगर के सापेक्ष में प्रोजेक्ट टाइगर, ये एक स्कीम चालू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की जब बात की जाए तो ये कब चालू किया गया था, 1973 में। इसी के ही अंतर्गत हमारे यहाँ पे ये कुछ सारे जो टाइगर रिजर्व है उनकी स्थापना वगैरह करी जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, बाघ मित्र योजना की जब बात की जाए तो ये इसी क्रम में शुरू किया गया है, ताकि हमारे यहाँ पे जो शेर हैं उनको बचाया जा सके। ये पीलीभीत से चालू हुआ था। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे बब्बर शेर सफारी पार्क आपने नाम सुना होगा, ये कहाँ पे स्थित है, तो यह आपके इटावा में पड़ता है। और इटावा के अलावा अभी आपने लखनऊ का नाम सुना होगा, जहाँ पे नाइट सफारी पार्क आपका खोला गया है। ठीक है, नाइट सफारी पार्क खोला गया है। इवन अगर देखा जाए तो प्रयागराज का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सफेद बाघ जो होते हैं, तो सफेद बाघ आधारित एक सफारी पार्क बनाए जाने की बात चली है। तो प्रयागराज में सफेद बाघ आधारित एक आपका कह सकते हो कि जो कह सकते हो कि अभ्यारण्य है, बेसिकली सफारी पार्क, उसको अनाउंस किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में, अच्छा चलो क्वेश्चन ही है, जंगल सफारी की जब बात की जाए तो जंगल सफारी आपका अनाउंस किया गया है। जंगल सफारी की जब बात की जाए तो जंगल सफारी, यहाँ पे सफारी पार्क कवर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जंगल सफारी पार्क की जब बात की जाए तो ये आपका अनाउंस किया गया है। नाम की जब बात की जाए तो ये सम्मिलित हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आज अभी जैसे कि हमने बताया किसके बारे में, इटावा। तो इटावा का नाम किस लिए फेमस है, तो ये पहला नाम हो जाता है बब्बर शेर सफारी पार्क। तो बब्बर शेर सफारी पार्क की जब बात की जाए तो बब्बर शेर सफारी पार्क जो है ये आपके इटावा में पड़ता है। इसके अलावा इसी इटावा में आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, भालू सफारी पार्क। तो भालू सफारी पार्क यहाँ पे स्थित है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे हाथी सफारी पार्क भी आपका स्थित है। तो ये एक क्रम में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे स्थित है। अभी आपने नाम सुना होगा काऊ सफारी पार्क, ये कहाँ पे स्थित है, तो काऊ सफारी पार्क की जब बात की जाए तो ये आपके जालौन उरई में देख मिलता है। उरई जालौन की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपको नाम देख मिलता है। अभी आपने डॉल्फिन सफारी पार्क के बारे में सुना होगा, ये कहाँ से समित है, तो डॉल्फिन सफारी पार्क की जब बात की जाए तो आपके पश्चिमी यूपी में स्थापित किया गया है। ठीक है, पश्चिमी यूपी की जब बात की जाए तो यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसी तरीके से आपने नाम सुना किसके बारे में, नाइट सफारी पार्क। नाइट सफारी पार्क की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे, यह आपके लखनऊ। अभी हमने बताया सफेद बाघ आधारित, तो सफेद बाघ आधारित जो सफारी पार्क है वो कहाँ पे, सफेद बाघ आधारित सफारी पार्क जो आपका डेवलप किया जा रहा है यह आपके इसी प्रयागराज में। तो प्रयागराज की जब बात की जाए तो इसी प्रयागराज में इसको डेवलप किया जा रहा है। और इसी प्रयागराज की जब बात की जाए तो इसी प्रयागराज के अंतर्गत ही खास करके ये जंगल सफारी पार्क आपका खोला गया है। ठीक है, जंगल सफारी पार्क की जब बात की जाए तो ये आपका अनाउंस किया गया है। बाकी हमारे यहाँ पे एक नाम ध्यान रखिएगा, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर की जब बात की जाए तो ये चिड़ियाघर कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो चिड़ियाघर आपके एक तो लखनऊ में पड़ता है, एक कहाँ पे स्थित है, एक आपके कानपुर में स्थित है, और एक आपका गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूपी में वर्तमान में क्या है, 3 आपके चिड़ियाघर भी हैं, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर, हाँ। तो
प्रयागराज में क्या हो जाता है, ये आपको नाम देख मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो काऊ को लेकर के, काऊ सफारी पार्क जालौन उरई में है, लेकिन काऊ अभ्यारण्य की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे देख मिलता है, काऊ अभ्यारण्य की जब बात की जाए तो यह हमें देख मिलता है खास करके मिर्जापुर में। ठीक है, तो गौ अभ्यारण्य या फिर काऊ अभ्यारण्य की जब बात की जाए तो ये मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कागज का प्रमुख केंद्र, हमारे यूपी में स्थित है। कागज का एक विशेष विशिष्ट केंद्र बिंदु जो है वो कहाँ से आपको देख मिलता है, खास अगर इसकी बात की जाए तो सहारनपुर, लखनऊ, मुरादाबाद या फिर आपके कानपुर में। आज वर्तमान में कागज की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिलता है। चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है कागज का प्रमुख केंद्र। ठीक है, कागज के प्रमुख केंद्र की जब बात की जाए तो कागज का प्रमुख केंद्र कहाँ से होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कागज की जब बात की जाए तो पैटर्न में ये जो पेपर होते हैं, ये पेपर में 2-3 प्रकार से देख मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो नाम आपने सुना होगा भोजपत्र हमारे यहाँ पे। ठीक है, एक नाम आता है भोजपत्र। भोजपत्र की जब बात की जाए तो ये तो बहुत पुरानी संकल्पना थी, लेकिन कागज की जब बात की जाए तो इसमें आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, एक नाम आता है पांडुलिपि। ये पांडुलिपि क्या होती है, बेसिकली अगर देखा जाए तो पुराने समय में आपने देखा होगा कि जो पेड़ के तने होते थे उसे पतला पतला या फिर भोजपत्र पे हाथों से जो लिखा जाता था तो उसे पांडुलिपि कहा जाता था। वर्तमान में ये जो पेपर होते हैं, खासा अगर इनकी बात की जाए तो इस पेपर को लेकर के आपने देखा होगा इसमें भी कई वैरायटी होती है, जैसे एक नाम आता है हस्त निर्मित पेपर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हस्त निर्मित जो पेपर है वो कहाँ पे बनाया जाता है, तो हस्त निर्मित पेपर की जब बात की जाए तो ये आपके जालौन से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जालौन की जब बात की जाए तो यहाँ पे हस्त निर्मित पेपर बनाया जाता है, लेकिन जो मशीनों से पेपर बनाया जाता है बेसिकली आपने सुना होगा तो ये कहाँ पे बनता है, ये सहारनपुर में अत्यधिक मात्रा में बनता है। एक्चुअली सहारनपुर की जब बात की जाए तो यहीं पे क्या हो जाता है, पेपर शोध संस्थान स्थित है। तो पेपर शोध संस्थान की जब बात की जाए तो पेपर शोध संस्थान जो है यह यहीं से आपको देख मिलता है। जहाँ पे लुगदी की जब बात की जाए तो लुगदी के ऊपर क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के परंपरागत तरीके से शोध वगैरह किए जाते हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा लुगदी की जब बात की जाए तो हमारे जो पेपर बनते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं ना, जैसे आप अपने दैनिक जीवन में देखे भी होंगे, एक रफ पेपर होता है, एक फेयर पेपर होता है, एक बहुत बारीक पेपर जिसको क्या बोलते हैं, बटर पेपर बोलते हैं। इवन आपने देखा होगा कि गत्ते वगैरह जो आते हैं उसका पेपर अलग होता है। ठीक है, तो पेपर के भी अलग अलग पैटर्न होते हैं, मोटा पेपर, पतला पेपर, बारीक पेपर। ठीक है, तो इस दशा में उनको बनाने के लिए उसकी लुगदी जो होती है उसकी क्वालिटी को, क्वांटिटी को विशेषतः ध्यान रखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो ये जो लुगदी बनता है ये आप भी जानते हैं किससे बनता है, पेड़ से बनता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है। पेड़ की लकड़ी से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें अधिकतर मात्रा में अगर देखा जाए तो घास और बांस जैसे जो विषय होते हैं वह इसमें शामिल किए जाते हैं। तो घास और बांस की जब बात की जाए, पेड़ों की जो पत्तियां वगैरह होती हैं उन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सहारनपुर में कागज का प्रमुख केंद्र बिंदु आपको दिख मिलता है। नामों की जब बात की जाए तो चावल कृषि के मामले में आज यूपी की अवस्थिति क्या है, चावल कृषि की जब बात की जाए तो चावल कृषि के मामले में हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। सरदल अखबार कब निकला था, 1845 में वो निकला था, क्या कहते हैं बनारस अखबार, उसके जस्ट बाद वो निकला था 46 में। चावल कृषि, चावल कृषि की जब बात की जाए तो चावल कृषि के मामले में यूपी का क्या स्थान है, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा यूपी का स्थान पहले नंबर पे क्या है,
तो पहले की जब बात की जाए तो पहले स्थान पे जो है हमारा खाद्यान्न के मामले में पहला स्थान है, मतलब कुल अनाज उत्पादन हम ज़्यादा करते हैं। गेहूँ की जब बात की जाए तो गेहूँ सबसे ज़्यादा, चीनी सबसे ज़्यादा, गन्ना सबसे ज़्यादा, इवन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे दूध सबसे ज़्यादा, ठीक है। दूध के अलावा अगर देखा जाए तो हरा मटर सबसे ज़्यादा, हरा मटर के अलावा सब्जी अच्छी खासी मात्रा में, इवन अगर देखा जाए तो तरबूज खरबूज, तरबूज खरबूज, आम, पपीता, आंवला, ठीक है, आलू, मेंथा आयल, इन सब चीज़ों के उत्पादन में क्या होता है, आज हमारा पहला स्थान है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यूपी में बेहतर तरीके से उगाई जाती हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो चावल की बात की गई है। चावल के मामले में हमारा दूसरा स्थान है। इवन पहला स्थान जो है वो किसका है, वो आपके पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की जब बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का स्थान क्या है, चावल के मामले में आपका पहला होता है। चावल की जब बात की जाए तो 3 वैरायटी विशेष ध्यान रखिएगा। एक नाम आता है बासमती। ये बासमती कहाँ से है, बासमती की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पे पश्चिमी यूपी से समीप मानी जाती है। इवन अगर देखा जाए तो एक नाम आता है आदम चीनी चावल। तो आदम चीनी चावल कहाँ से समीप है, आदम चीनी चावल की जब बात की जाए तो यह आपको नाम देख मिलता है वर्तमान में हमारे यहाँ पे, ये चंदौली जिले से। तो चंदौली जिले से आदम चीनी चावल। चंदौली के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम आता है किसको लेकर के, खास करके काला नमक चावल। ये काला नमक चावल जो है ये कहाँ से, तो ये आपके सिद्धार्थनगर जिले से। इन 3 चावल को हमने क्यों बताया, इन 3 चावल की जब बात की जाए तो ये 3 चावल हमारे यहाँ पे क्या है, जीआई टैग पाए हुए हैं, ठीक है। तो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन की जब बात की जाए तो ये 3 चावल को प्राप्त हुआ है। बाकी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे चंदौली जिले को क्या बोलते हैं, चावल का कटोरा। चंदौली जिले को चावल का कटोरा नाम देते हैं। और इसके अलावा खास करके एक आपने नाम सुना होगा, उत्तर भारत का चावल शोध संस्थान। तो उत्तर भारत का जो चावल शोध संस्थान है ये कहाँ पे स्थित है, यह आपको देख मिलता है बनारस में। तो बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में उत्तर भारत का चावल शोध संस्थान आपका अवस्थित है। जो साग सब्जी शोध संस्थान है उसी के अंतर्गत ये आपका अवस्थित है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। काला नमक चावल को हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं। कई बार आपके संदर्भित किया गया है, तो इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी नाम दिया जाता है, ठीक है, काला नमक चावल। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि बाराबंकी जो जिला है, इस बाराबंकी जिले में जो आम आपका उगाया जाता है, बेसिकली उसकी वैरायटी क्या होती है। बाराबंकी में आम आपका उगाया जाता है और इस आम की जब बात की जाए तो इस आम को किस एक नाम से हम जानते हैं, हाँ फिलीपींस है आपके वर्ल्ड में, और कटक उड़ीसा जो है वो आपके भारत में देख मिलता है। यहाँ पे नाम की जब बात की जाए तो बाराबंकी जिले में आम। सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं, आज आम उत्पादन की जब बात की जाए तो अभी हमने बताया कि आम उत्पादन में जो है हमारा यूपी पहला स्थान रखता है। और आम उत्पादन के लिए जो फेमस लोकेशन है वो आपका लखनऊ फेमस है। लखनऊ की जब बात की जाए, जहाँ पे आपने नाम भी सुना होगा मलिहाबाद, ठीक है। तो मलिहाबाद लोकेशन की जब बात की जाए तो ये काफ़ी फेमस है, जहाँ पे मलिहाबादी आम भी आपको देख मिलता है। इवन लखनऊ में आपने देखा होगा एक हमारे यहाँ पे आम निर्यात जोन भी है। और इस आम निर्यात जोन की जब बात की जाए तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से काकोरी ब्रांड से, ठीक है। तो काकोरी ब्रांड की जब बात की जाए तो काकोरी ब्रांड से हम आपके आम का निर्यात करते हैं। इवन आम निर्यात जोन की जब बात की जाए तो एक आपके सहारनपुर रीजन में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मक्खी है कहाँ, कहाँ है भाई, ये उड़ जाओ, फट फट फट, टीवी कट रही है, अरे हट गया एकदम। सहारनपुर, ठीक है। तो सहारनपुर में क्या है, एक नाम निर्यात जोन आपको देख मिलता है। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर हम आमों की वैरायटी की बात करें तो जैसे आपने बताया कि लखनऊ में मलिहाबादी आम है, बेसिकली दशहरी आम। दशहरी आम लखनऊ से ही आपका फेमस हो जाता है, ठीक है। आपका लंगड़ा आम जो है ये कहाँ से फेमस है, तो लंगड़ा आम के बनारस से समित हो जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रटौल आम, ये आपके बागपत से फेमस है। आपका जो सहारनपुर है, यहाँ से आपने नाम सुना होगा किसके बारे में,
क्या बोलते हैं, स्टाइल आम। ठीक है, स्टाइल आम आपके सहारनपुर से फेमस हो जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो गौरजीत आम, ठीक है, गौरजीत, ये कहाँ से है, तो ये आपके पूर्वांचल से समित हो जाता है। ठीक है, और खासा अगर आमों की बात की जाए तो आमों में एक नाम आपने सुना होगा आम्रपाली, ये काफ़ी चर्चा में रहती है ये वैरायटी, क्योंकि इसको हम देख पाते हैं हमारे यहाँ पे दशहरी और नीलम की वैरायटी के रूप में जानी जाती है। इवन एक नाम आपने सुना होगा सिंधु, सिंधु आम की जब बात की जाए तो ये कैसी मानी जाती है, बीज विहीन प्रजाति के रूप में जानी जाती है। तो विश्व की पहली बीज विहीन प्रजाति की जब बात की जाए तो बीज विहीन प्रजाति के रूप में इसका नाम आता है, खास करके सिंधु का। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाराबंकी जिले में यकूती आम की जो वैरायटी होती है वह उगाई जाती है। तो यकूती आम की जब बात की जाए तो यकूती आम खासा ध्यान रखिएगा। बाकी आमों की जब बात की जाए तो यहाँ पे एक नाम ध्यान रखिएगा, आम महोत्सव, हमारे यूपी में आयोजित किया जाता है। और आम महोत्सव की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आयोजित होता है, तो यह आपका आयोजित किया जाता है आपके लखनऊ। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में यह क्या होता है, आम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जैसा आप जानकारी दे रहे हैं 7 जुलाई हमारे यहाँ पे क्या होता है, आम का दिवस भी आयोजित किया जाता है। क्योंकि इस टाइम पे क्या हो जाता है, आम आपके पक्के मार्केट में आ जाते हैं, तो इसी को विशेषतः ध्यान में रखते हुए खास करके यकूती आम। वैसे आम की जब बात की जाए तो आम हमारे यहाँ पे क्या है, राज्य का फल और देश का फल भी माना गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा आम। ठीक है, वैसे आम की जब बात की जाए तो आम क्या हो जाता है, दो नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सहारनपुर और आपका लखनऊ, ये दो रीजन ऐसे हैं जहाँ से आम का निर्यात भी किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाराबंकी जिला यकूती आम। नामों की जब बात की जाए तो राज्य में चलाए गए सामाजिक वानिकी योजना की जब बात की जाए तो इसमें ऐसा कौन सा पौधा है जो जमीन के लिए घातक साबित हुआ। घातक की जब बात की जाए तो घातक सनी देवल घातक। ठीक है, खैर हमारी जमीन की जब बात की जाए तो हमारी भूमि के लिए काफी नुकसानदेह ये साबित होता है, और इसी नाते हम इसको क्या बोलते हैं, आतंकवादी। ठीक है, आतंकवादियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती, आतंकवादी। तो आतंकवादी की जब बात की जाए तो आतंकवादी के रूप में इसका नाम दिया जाता है। वर्तमान में आतंकवादी की जब बात की जाए तो इस आतंकवादी के रूप में इसे क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। आम की जब बात की जाए, आम की ये वैरायटी क्या होती है, आतंकवादी के रूप में जानी जाती है। आतंकवादी की जब बात की जाए, आतंकवादी के संदर्भ में यह नाम आपको देखने को मिलता है। आतंकवादी, एक हमें कहानी याद आई थी इसीलिए हम ढूंढ रहे थे। कहानी क्या थी, मतलब एक पंक्ति थी किसी की कि तुम से मोहब्बत है, उसे तुमसे मोहब्बत है, गलत फहमी में मत रहना। उसे तुमसे मोहब्बत है, गलत फहमी में मत रहना, ये बस दिल की शरारत है, गलत फहमी में मत रहना। तुम्हें को देख करके वो मुस्कुराता है, तो हैरत क्या, तुम्हें को देख करके वो मुस्कुराता है तो हैरत क्या, उसे हंसने की आदत है, गलत फहमी में मत रहना। मैं तुझको चाहता हूँ, मैं तुझको चाहता हूँ, बात ये सच है, मगर फिर भी मुझे तेरी जरूरत है, गलत फहमी में मत रहना। ठीक है, तो आतंकवादी, खैर कहाँ से कहाँ पहुंच गए अचानक से। चलो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इसके बारे में, आतंकवादी। बेसिकली अगर देखा जाए तो आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, हमारी प्रेम कहानी से बात आई थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आतंकवादी की जब बात की जाए तो आतंकवादी बेसिकली हम एक ऐसे पौधे को नाम देते हैं, चूंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे सामाजिक वानिकी योजना की जब बात की जाए तो जिसमें जितने भी पौधे लगाए जाते हैं वो नो डाउट हमारे एनवायरनमेंट को ही हरा भरा करते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा पौधा है जो ग्राउंड वाटर को बड़ी तेजी से सोखता है। और जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो बड़े लंबे समय के बाद क्या करता है, रिचार्ज होता है। और इस दशा में अगर देखा जाए, इस दशा में अगर देखा जाए तो ये जो यूकेलिप्टस है, जिसको हम एक तरीके से अपने लोकल में सफेदा नाम देते हैं, इवन आपने नाम सुना होगा इसको लोकल में लिपस्टक नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये पौधा एक ऐसा है जो क्या करता है, तेजी से ग्रो करता है। और उस ग्रो करने की दशा में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की बहुत तेजी से दर होती है। और उस नाते क्या करता है, ये ग्राउंड वाटर जो बड़ी मुश्किल से रिचार्ज होता है उसको बड़ी तेजी से क्या करता है, नुकसान करता है। इसी नाते हम इसको आतंकवादी एक
गेस्चर के रूप में नाम देते हैं, ठीक है। बाकी और कोई नुकसानदेह नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये क्या करता है, ग्राउंड वाटर का ज्यादा दोहन करने के नाते, भूजल दोहन की जब बात की जाए तो भूजल दोहन के कारण खास करके क्या किया जाता है, इसको आतंकवादी नाम दिया जाता है। सामाजिक बांध की योजना की जब बात की जाए तो ये कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था 1974 में। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया, इसमें 2-3 बातें रखी गई कि हमें क्या करना है, सार्वजनिक स्तर पे पौधे को लगाना है। सार्वजनिक स्तर के अलावा अगर देखा जाए तो हमें क्या करना है, हमें सरकारी स्तर पे पौधे लगाने हैं, और सरकारी के अलावा अगर देखा जाए तो हमें निजी स्तर पे भी क्या करना है, वृक्षारोपण करना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ही लक्ष्य था, वृक्षारोपण। हर एक तरीके से पौधे को लगाना, और पौधे को लगाना ताकि हमारे एक जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को क्या किया जाए, बेहतर तरीके से हरा भरा किया जा सके, ठीक है। किसान बहुत ज्यादा लगाते हैं, हाँ उसका मूल कारण है क्योंकि तेजी से ग्रो करता है, ठीक है, और इसका कोई लाभ नहीं होता है। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, या यूपी में कहाँ पे स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की जब बात की जाए तो ये आपको नाम देख सकता है। इसमें से तेल निकाला जाता है, ये तो हमने नहीं सुना है। यूकेलिप्टस से वो हमने सुना है सफेदा, ठीक है, हो सकता हो तेल निकलता हो, मे बी, क्योंकि इसकी पत्तियों को जब आप जलाते हैं ना बड़ी तेजी से जलता है, तो इसका मतलब ये तो है कि उसमें तेल का अंश होता है, और उसमें एक कह सकते हो कि महक भी आती है जो लगभग कुछ उस प्रकार का देती है। बहरहाल होता होगा, इसमें कोई संशय नहीं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहली बात आप भी जानते हैं, पोटैटो, पोटैटो अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या हो गया, ये हो गया आलू। आलू की जब बात की जाए तो हमने कई बार बोला कि ये हमारे यहाँ पे पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, और पुर्तगालियों की जब बात की जाए तो कहाँ से, पेरू नाम के देश की जब बात की जाए तो वहां से लाया गया था। आज आलू की जब बात की जाए तो आलू को आधारित करते हुए खास करके आप अगर देखेंगे तो आलू के लिए हमारे यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय एक केंद्रीय संस्थान है वो कहाँ पे देख मिलता है, तो केंद्रीय शोध संस्थान जो स्थित है वह आपको देख मिलता है आपके शिमला। शिमला की जब बात की जाए तो शिमला का जो कुफरी रीजन है वहाँ पे इसकी अवस्थिति है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम आता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च, तो ये आपके मेरठ मोदी नगर में, मेरठ मोदी नगर की जब बात की जाए तो मोदी नगर में आपने नाम भी सुना होगा किसके बारे में, एक छोटा सा लोकेशन बाबूगढ़। तो बाबूगढ़ की जब बात की जाए तो बाबूगढ़ का नाम यहाँ पे आपके सुनने में आता है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, अभी आगरा में क्या कहा गया है, दक्षिण एशिया का स्थापित किया जाएगा, ठीक है। दक्षिण एशिया का एक अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान जो है यह यहाँ पे स्थापित किया जाएगा आगरा में। बाकी अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, फर्रुखाबाद। किस लिए फेमस है, क्योंकि फर्रुखाबाद की जब बात की जाए यहाँ पे सर्वाधिक आलू उगाया जाता है। तो सर्वाधिक आलू उत्पादन की जब बात की जाए तो सर्वाधिक आलू उत्पादन आपके फर्रुखाबाद से समित हो जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है किसके रूप में, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी आबादी कहाँ पे है, यूपी में सबसे ज्यादा एससी आबादी की जब बात की जाए तो यह आपको कहाँ पे दिख मिलती है, सीतापुर, बागपत, बलिया या फिर लखीमपुर खीरी। साउथ IAS, साउथ की एक मूवी है जिसने बड़ी क्रांति की है, बता रहे हैं लोग कि मतलब 1,000 करोड़ रुपया कमा लिया है बहुत तेजी से। वाकई कभी कभी लगता है काम ऐसे ही करना चाहिए व्यक्ति को कि आपका नाम ही आपकी पहचान, तो आपको ये पूछने की जरूरत ना पड़े कि आप कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। पैटर्न ही आपका होना चाहिए, बेहतर है, हमें सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिर हमारे यहाँ पे क्या कमियाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, उनको हमें ढूंढना चाहिए, और हमें लगता है कि हर एक व्यक्ति उस बात को अप्लाई कर सकता है। जब भी किसी काम को करिए बड़ी इत्मीनान से करिए, बड़े लज्जुलुबात के साथ करिए, और जब भी अपना अंतिम दीजिए तो आप रिजल्ट की चिंता ना करें, ये बेहतर होता है। खैर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, सबसे अधिक एससी आबादी। एससी आबादी की जब बात की जाए तो एससी आबादी के लिए आपने कई बार सुना होगा। आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो संख्या होती है वह कहाँ पे देख मिलती है, तो सर्वाधिक संख्या की जब बात की जाए तो सर्वाधिक संख्या जो होती है वो आपके सीतापुर जिले से समित होती है, जबकि सबसे कम की जब बात की जाए तो सबसे कम जो है वो आपके बागपत से समित होता है। अगर इनकी कुल संख्या की जब बात की जाए तो जनसंख्या के अनुसार इनकी जो कुल संख्या है वह कितनी है, तो यह आपको देख मिलता है कितना परसेंट, करीब करीब 20 नहीं 16.51%, ठीक है। 16.51% की जब बात की जाए तो ये इनकी कुल संख्या आपके जनगणना के अनुसार देखने को मिलती है। इवन अगर देखा जाए तो देश में सबसे ज्यादा आबादी जो है वह एससी की ही आपको देख मिलती है,
और इस दशा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। पुराना चैनल चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, अब उसके लिए परेशान होने की जरूरत ना है, ठीक है। मेहनत करना चाहिए, हमारा ये मानना होता है, ठीक है। यूट्यूब की पॉलिसी ये खत्म कर दिया, बात खत्म, उसके लिए हम चिंतित ना है। देखो हमारे जीवन में एक बड़ा अच्छा पड़ाव है, हम शायद इसी नाते में भी, या तो हम इसे कहेंगे कि ये भगवान का आशीर्वाद है, या मतलब स्वतः के एक मजबूती है कि उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं ना, उसको झेलने की हिम्मत है। यदि हम स्टूडेंट हैं तो परीक्षा फेल पास होना ये हमारे जीवन का एक अलग सारांश है, और इसी नाते हमें इस बात से फर्क तो पड़ता है, नो डाउट, क्योंकि साल भर हमने मेहनत की है। लेकिन ठीक है, नहीं है तो नहीं है, दूसरे पे मेहनत की जाएगी और बेहतर होगा, ठीक है। खैर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जनजातियों के रूप में कौन सी एक ऐसी जनजाति है जो कठरिया, डिगोरा और राणा, इन सब उपजातियों को अपने अंतर्गत क्या करती है, समाहित करती है। ये 20.69 यही हमें भी लग रहा था, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे, ठीक है, क्योंकि 16 तो हमारे यहाँ पे टोटल जनसंख्या है, 20 हम इस नाते कंफ्यूज हुए ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये एक जनसंख्या है, खास करके जो उर्दू भाषा बोलती है, तो उसका भी 20% आता है। खैर, यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करिएगा कि जनजातियों की जब बात की जाए तो कठरिया, डिगोरिया, राणा। जो लोग बोल रहे हैं अयोध्या और ललितपुर में, तो यहाँ पे 80 आबादी की बात नहीं होती, एसटी आबादी की बात होती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जनजाति कहते हैं। जनजाति की जब बात की जाए, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जनजाति के रूप में आपने सुना होगा थारू जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, ये बात तो आप जानते हैं। इनकी जब बात की जाए तो सोनभद्र में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, किसकी, जनजाति की। तो जनजाति सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं वो कहाँ पे, वो आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं। और सबसे कम की जब बात की जाए तो सबसे कम जो है वो आपके बागपत में पाए जाते हैं, ठीक है, ये दो बात क्लियर हो गई। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जालौन और अयोध्या जो है, यहाँ पे कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। तो जालौन और अयोध्या की जब बात की जाए तो यहाँ पे कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे खासा नाम आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा कि कठोरिया, डिंगोरिया, राणा की जब बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, तो थारू जनजाति। थारू जनजाति के बारे में हमें कई बार बताया है, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान की जब बात की जाए तो थार रेगिस्तान से समीप आपके माने जाते हैं। और ये वर्तमान में हमारे यूपी का जो तराई क्षेत्र है, उसे तराई क्षेत्र बेसिकली आपका जो गोरखपुर है, वहाँ पे आपके ये निवास करते हैं। तो गोरखपुर रीजन में इनके निवास की बात की जाती है। बाकी आप जानते हैं बदला विवाह इनके यहाँ पे देख मिलता है। विधवा विवाह की जब बात की जाए तो विधवा विवाह इनके यहाँ पे देख मिलता है। और लठ भरवा भोज की जब बात की जाए तो लठ भरवा भोज इनके यहाँ पे देख मिलता है। हिंदू धर्म को ये पूर्णतः मानते हैं। होली, दिवाली, राखी, बजहर, ये सारे त्योहार इनके यहाँ पे होते हैं। लेकिन दिवाली की जब बात की जाए तो दिवाली इनके यहाँ पे क्या होती है, शोक के रूप में आयोजित की जाती है, ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जब बात की जाए तो उच्चतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वह किस रूप में आपको देख मिलता है, उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला। अरे भैया प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है, लगे हुए हैं आप। हाँ, एक कसक तो होती है मन में कि सही हो जाता तो बेहतर है, लेकिन हम तो उसके पीछे हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते, ठीक है, जो हुआ बेहतर। खैर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात होती है, यहाँ पे बात होती है आपकी जनगणना को लेकर के, 2011 की जनगणना। खास अगर इसकी बात की जाए तो ये उच्चतम साक्षरता दर वाला जो जिला है उसका नाम क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, यूपी में साक्षरता क्या है। यूपी में जो साक्षरता है वो ओवरऑल 67% है। और 67% के सापेक्ष आपने देखा होगा खास करके गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा है। और श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में क्या होता है, सबसे कम हो जाता है। ये तो बात हो गई ओवरऑल साक्षरता। फिर बात आती है हमारे यहाँ पे पुरुष साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता की जब बात की जाए तो ये कितनी है, इसी में 10 जोड़ दीजिए, 77%। और पुरुष की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे सर्वाधिक है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा है। और श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में सबसे कम हो जाता है। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है महिला की। महिला की जब बात की जाए तो उसमें क्या करेगा, 10 माइनस कर दीजिए, 57%। और इस दशा में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक कहाँ पे है, सर्वाधिक पुरुष महिला की जब बात की जाए तो ये आपके कानपुर में हो जाता है। और सबसे कम की जब बात की जाए तो सबसे कम आपके श्रावस्ती में हो जाता है। तो इस तरीके से नाम आपको देख मिलते हैं। और खासा अगर देखा जाए तो एक नाम आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है, उच्चतम साक्षरता की जब बात की जाए तो ये आपके गौतम बुद्ध नगर जिले से समेत आपको देख मिलता है। गौतम बुद्ध नगर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाता है। मैंने बात की है
विशाल सर से बात होती है? नहीं, हमारी ऐसी किसी से बात नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जहाँ से हम निकल के आए ना, उसके अलावा हम किसी से कोई मतलब ना रखते हैं, सीधी सी बात है। हमारा केवल अपने से मतलब है। गौतम बुद्ध नगर। देखिए, एक चीज़ हमने महसूस किया है इन दिनों में कि जो आपको गिराने वाले लोग होते हैं ना, वो आपके अपने होते हैं। ये बड़ी सटीक बात है, कभी आप महसूस करिएगा। और सीधी सी बात, जब आपके ऊपर ये बात पड़ती है ना, तब ये महसूस होता है। किसी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, और हमें, क्योंकि हमारे ऊपर बैठी तो हमें भाई सत्य लगी कि कबर और खबर आपके लोग ही फैलाते हैं। मतलब खबर और खबर जो होते हैं वो आपके ही खोदते हैं, कोई बाहरी नहीं होता है। क्योंकि बाहरी वाले से कोई मतलब ही नहीं होता। कोई आपके जो बिल्कुल अजीज होते हैं, बहुत खास होते हैं ना, वही आपकी ऐसी कोई संकल्पना को व्यवस्थित करते हैं। और शायद उसी नाते हमने लगभग जो एक दो थे भी, सबसे नाता तोड़ ही दिया है। क्योंकि हमें लगता है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए और अपने आप में व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, चलिए, खैर, बहुत ज़्यादा बातों को ना, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर की जब बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है किसको लेकर के, कि नरौरा परमाणु संयंत्र। नरारो नरौरा परमाणु संयंत्र की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित होती है। खास अगर इसकी बात की जाए तो ये आपके मिर्जापुर पिपरी में, झांसी बेतवा में, मिर्जापुर देवप्रयाग में, बुलंदशहर नरोरा के अंतर्गत। तो नामों की जब बात की जाए तो मिर्जापुर पिपरी, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे पिपरी जलाशय का संबंध होता है, गोविंद बल्लभ पंत बाद। झांसी में बेतवा नदी है तो बेतवा में आपका माता टीला का संबंध हो जाता है। मिर्जापुर में देवप्रयाग का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे बुलंदशहर की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा, बुलंदशहर नरौरा की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, नरौरा परमाणु संयंत्र आपको दिखता है। तो नरौरा परमाणु संयंत्र की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, यह बुलंदशहर नरौरा के अंतर्गत स्थित है। और एक महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि ये यूपी का एकमात्र है। ठीक है, तो यूपी में एकमात्र परमाणु संयंत्र की जब बात की जाए तो एकमात्र परमाणु संयंत्र जो है यह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, एकमात्र परमाणु संयंत्र ये आपको दिख मिलता है। इवन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे परमाणु ईंधन की जब बात की जाए, यूरेनियम, ये भी पाया जाता है। यूरेनियम की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ललितपुर में। तो ललितपुर जिले की जब बात की जाए तो ललितपुर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे यूरेनियम थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है। इवन अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा, थोरियम। ये थोरियम की जब बात की जाए तो थोरियम कहाँ से समित है, थोरियम की जब बात की जाए तो थोरियम आपके केरल का जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, केरल के तटीय बालू में ये आपका थोरियम की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती है। ठीक है, तो केरल का तटीय क्षेत्र जो है वहाँ पे थोरियम पाया जाता है। और यूरेनियम की जब बात की जाए तो ये आपके ललितपुर में पाया जाता है। अभी हाल फिलहाल की जब बात की जाए तो हाल फिलहाल में कह सकते हो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खास करके मिनी क्रूज सेवा की शुरुआत करी गई है। मिनी क्रूज सेवा की जब बात की जाए तो मिनी क्रूज सेवा की शुरुआत करी गई है। और ये कहाँ से किया गया है, लखनऊ, अयोध्या, बनारस या फिर गोरखपुर। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में मिनी क्रूज सेवा की संचालन की बात चली है। ये बेसिक कहाँ से है, देखिए, क्रूज सेवा की जब बात की जाए तो सबसे पहला नाम आपने सुना होगा, अलकनंदा क्रूज। अलकनंदा क्रूज की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे चलता है, ये आपके बनारस में चलता है। अभी तो आपने सुना होगा कि इसको कुंभ के सापेक्ष में कहाँ पे लाया जा रहा है, प्रयागराज लाया जा रहा है। ठीक है, तो कुंभ में ये आपके प्रयागराज में आएगा। इवन आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, क्वीन लेक। ये क्वीन लेक कहाँ से समित है, तो क्वीन लेक की जब बात की जाए तो ये आपके गोरखपुर में चलता है। क्वीन लेक की जब बात की जाए तो रामगढ़ ताल जो आपके गोरखपुर से समित है, वहाँ से इसका संबंध हो जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नाम आता है किसको लेकर के, हमारे यहाँ पे अयोध्या में, अयोध्या में जटायु क्रूज है, जटायु क्रूज। और जटायु क्रूज के अलावा अगर देखा जाए तो रामायण क्रूज। ये जो नाम आपको देख मिलते हैं ये कहाँ से समित होते हैं, ये आपके अयोध्या से समित होते हैं। तो अयोध्या से ये नाम ध्यान रखिएगा, क्लियर। बाकी एक नाम आपने सुना था पिछले दिनों में, गंगा बिलास क्रूज सेवा। तो गंगा बिलास क्रूज सेवा की जब बात की जाए तो ये कहाँ से, ये आपके बनारस से शुरू किया गया था। और बनारस से असम का जो डिब्रूगढ़ है, ठीक है, असम का डिब्रूगढ़, वहां तक इसका संचालन किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ नाम आपको देख लेते हैं। अभी हमारे यहाँ पे मिनी क्रूज सेवा की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे चलाने की बात चली थी, तो ये आपके अयोध्या में चलाने की बात चली थी। अयोध्या की जब बात की जाए, इवन अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या में सोलर नाव भी चलाने की बात चली थी। ठीक है, सोलर नाव का भी चलाने की बात चली थी। अगर हम अपने यहाँ पे बात की तो आपने कानपुर का नाम सुना था, कानपुर में भी आपके सोलर नौका की बात चली थी।
सोलर फेरी। और यहीं पे अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा प्रयागराज। प्रयागराज की जब बात की जाए तो यहाँ पे शिकारा बोट चलाने की बात चली थी। शिकारा बोट जो है ये यहाँ पे आपके चलाने की बात चली थी। इवन गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में तो आपने सुना था तैरता हुआ रेस्टोरेंट, ठीक है, तैरता हुआ रेस्टोरेंट। तैरता हुआ रेस्टोरेंट की जब बात की जाए तो एक तो गोरखपुर में खोला गया है, और दूसरा अगर देखा जाए तो आपका जो प्रयागराज है यहाँ पे प्रस्तावित था। हमें लगता है कुंभ तक इसको स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। प्रयागराज में प्रस्तावित था और गोरखपुर में इसको क्या किया गया था, खोल दिया गया था। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम की जब बात की जाए तो हमने बताया जैसा कि हमारे यहाँ पे अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या में ये मिनी क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है, जिसमें आप भी जानते हैं कि लगभग 50 सीट है। 50 सीटों की जब बात की जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक, तो जो नया घाट है, नया घाट से लेकर के तुलसी घाट के बीच चलेगा, और कुछ आपको ऐसे विजुअल होगा। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो उसमें सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाई गई हैं, और दिन में ये क्या करता है, 3 राउंड चलता है। मिला जुला के अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत आप कह सकते हो लगभग लगभग 150 रुपये एक व्यक्ति का किराया होता है। पर्यटन विभाग के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। तो ये नया घाट से तुलसी घाट तक चलता है, 150 रुपये का किराया है। बच्चों के लिए आप कह सकते हो 100 रुपया किराया है। और आगे इसका विस्तार करने की बात चल रही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में क्या किया जाए, इसको गुप्तार घाट तक क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो 50 लोग इसमें एक बार बैठ सकते हैं, और एक दिन में ये क्या करती है, 3 से 4 बार तुलसी घाट का चक्कर लगाती है। मिला जुला के अगर देखा जाए तो लगभग लगभग क्या होता है, 30 मिनट का ये सफ़र पूरा करता है। और ये प्रॉपर तरीके से क्या है, एक बंद कह सकते हो कि मतलब बोट है, जिसमें वातानुकूलन बेसिकली एसी व्यवस्था की जब बात की जाए तो एसी व्यवस्था जो होती है वह यहाँ पे आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो आज के विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं, और सिद्धार्थ बैच आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है यूपी जीके के लिए, तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। बाकी आज के विषय की जब बात की जाए तो आज की संकल्पना को यहीं विराम देते हुए पुनः आपसे कल मिलने का वादा करते हुए आज के सेशन को यहीं हम विराम देते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। क्लास की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या होती है, क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।